आज हमारे बीच डॉक्टर एल.के. झा हैं जो मैक्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब किडनीज के बारे में। ये बताएं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है? नहीं, किडनी हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऑर्गन है जो जिसका काम है, शरीर के मेनली जो काम है वो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। जैसे हम दिनचर्या में जितने भी कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, खाना पीना और सबका एक बाई प्रोडक्ट या एक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जिस वेस्ट प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से शरीर से निकासी की ज़रूरत है। और किडनी इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, जिसमें वो यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन में डिज़ोल्व करके बाहर निकाल रहा है। किडनी वैसे हमारी दो होती हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सारे लोगों के दो किडनीज होती हैं। किसी किसी का बाय बर्थ रेयरिटी ऐसा होता है कि एक सिंगल किडनी है, अदरवाइज दो किडनीज होती हैं। जब भी किडनी की कमज़ोरी आती है तो कई लेवल्स पे ये दोनों किडनी में आती है। इसका काम जब वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल है, तो जैसे ही किडनी की प्रॉब्लम आएगी उसमें साथ में इसके टॉक्सिन्स जो हैं, जिसको हम ब्लड यूरिया या ब्लड क्रिएटिनिन के नाम से जानते हैं, वो उसकी मात्रा शरीर में काफ़ी बढ़ जाती है, जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी की किडनी डैमेज हो रही है, इसका लक्षण क्या होता है? कैसे किसी को पता चलेगा? जैसे शुरुआती केसेस में कई बार ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं आते, लक्षण नहीं आते, लेकिन जब किडनी की फंक्शनिंग तकरीबन 50% 60% वर्किंग लेवल पे जैसे ही आ जाती है, ये कुछ ना कुछ लक्षण देना शुरू करती है, क्योंकि शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो यूरिया है या और टॉक्सिन्स हैं, जिनकी मात्रा बिकॉज ऑफ किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा शरीर से, तो वो कुछ लक्षण देगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट लक्षण है, एक तो है कि भूख की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है और पेशेंट को भूख की जगह से उल्टी जैसी महसूस करने लग जाता है पेशेंट। कुछ मरीज़ों में सूजन आ जाती है, कुछ मरीज़ों में ये भी होता है कि पेशाब की मात्रा कम हो गई या बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आने लग गया। फिर जब इसको सही समय पे उपचार न किया जाए इसका, फिर मरीज़ों में खून की कमी आ जाती है, सांस भी फूलने लगता है और कुछ लोगों को उल्टियाँ या बहुत डिले करने के बाद कई बार बेहोशी सी या कन्फ्यूजन वाले स्टेट में पेशेंट आ जाता है, जिसके लिए हमें उस हालत में कई बार मरीजों को भर्ती भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि एक सीरियस कंडीशन फिर माना जाता है किडनी फेलियर। डॉक्टर साहब, किडनी डैमेज होती कैसे, क्यों होती है? अच्छा, जैसे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें कौन सा कारण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो 2-3 कारण निकल के आते हैं। सबसे बड़ा आज के टाइम में कारण है वो है डायबिटीज़। सो शुगर की जो बीमारी है वो 5 से 7 साल या किसी किसी में उससे कम समय भी और किसी को उससे ज़्यादा समय भी, बट एवरेज में 5 से 7 साल शुगर जिनको रहता है, ख़ास करके उनको जिनका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं रहता है, उस केसेस में किडनी पे ज़रूर अफेक्ट करेगा और किडनी की खराबी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सेकेंड रीज़न है ब्लड प्रेशर। ये दोनों अगर हाइपरटेंशन, जिसको बीपी हाई हो जाना, इन दोनों वजहों को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 70 से 80% प्रॉब्लम्स किडनी की फेलियर की वो इन्हीं दोनों वजहों से होती है। और इसके अलावा ज़रूर कुछ और भी कारण हैं, जिसमें लंबे समय तक दर्द की दवाइयाँ खाना एक हो सकता है, कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें किडनी ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसी वजह हैं जैसे एक एलर्जिक टाइप की बीमारियाँ हैं, जिसको ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। उस बीमारी में भी किडनी समय के साथ 4 साल 5 साल 10 साल के समय के पीरियड में ये किडनी को डैमेज करता है। उसके अलावा किडनी में पथरी की बीमारी भी आती है, जब खास करके अगर दोनों किडनी में पथरी की बीमारी है या रुकावट है किसी वजह से, पथरी की वजह से, तो उसमें किडनी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कॉमनली हम लोग जो देखते हैं वो इन कारणों से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ये सब कारण है जिसमें किडनी जब एक बार डैमेज हो गई तो रिवर्सिबिलिटी या रिकवर बहुत कम करता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे इन्फेक्शन रिलेटेड कारण है, या कई बार डायरिया या लूज मोशन की वजह से किडनी जब खराब होती है, तो उस तरह के किडनी फेलियर में हमें अगर सही समय पे इलाज शुरू कर दें तो रिकवरी काफ़ी फास्ट और अच्छी रिकवरी पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस क्या होता है और इसकी किसी को ज़रूरत कब पड़ती है? ऐसा है, डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जब किडनी इस पोजीशन में आ गया है जहाँ पे कि वो हार्डली 10 या 15% भी काम नहीं कर पा रहा, उससे भी कम कर रहा है, मतलब समझ के चलें कि 85 या 90% तक उस किडनी के सेल्स में डैमेज हो चुका है। वो हो सकता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हो, मतलब कुछ समय के लिए ही डैमेज है, और हो सकता है ये हमेशा के लिए परमानेंट डैमेज हो चुका है। दोनों हालतों में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब जो शॉर्ट टाइम के लिए डैमेज होता है उसमें तो कुछ समय के बाद डायलिसिस की ज़रूरत बंद हो जाती है, लेकिन जो परमानेंट डैमेज होता है उसमें
डायलिसिस की ज़रूरत आगे भी लंबे टाइम तक, कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस समय तक भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि किडनी की प्रॉब्लम, जो किडनी फेल हो रहे हैं दोनों, वो चाहे टेम्पररी हो फेलियर या कमज़ोरी, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। डायलिसिस में बेसिकली जो किडनी एक काम कर रहा है, डायलिसिस कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो किडनी को सही कर देगा पूरी तरह से, लेकिन जो जितने भी लक्षण हैं किडनी के फेलियर की वजह से, वो सारे धीरे 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 कम हो जाते हैं। और किडनी की बीमारी में जो हम वो कर क्या रहे होते हैं, ब्लड को की सफाई हो जाती है। जो ब्लड में यूरिया बढ़ गया या क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसको हम, एक फिल्टर होता है, मशीन होती है, उसमें एक फिल्टर लगा होता है, तो ब्लड को एक सिरे से, एक सुई से या नीडल से लेके एक तरफ, और मशीन के अंदर में वो फिल्टर के थ्रू ब्लड को पास करके, जिसमें जो यूरिया है वो फिल्टर हो जाता है, और दूसरी नीडल से हम वापस साथ के साथ ब्लड को रिटर्न कर देते हैं, या वापस पेशेंट को अपना ब्लड वापस फिर मिल जाता है साथ के साथ। और ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि जिस पेशेंट की किडनी दोनों खराब हो चुकी होती है, उस केसेस में ये हफ्ते में 2 से 3 बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। और 4 घंटे के लिए पेशेंट को एक बेड पे हॉस्पिटल में लेटना होता है, जिस टाइम में ये डायलिसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें यूरिया लेवल को हम कम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके बोल सकते हैं। किसी किडनी पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उन केसेस में पड़ती है जब हम देख चुके होते हैं कि पेशेंट की किडनी टेम्पररी ख़राब नहीं थी, वो परमानेंट डैमेज हो चुकी है, उसमें रिकवरी का कोई हमें साधन नहीं नज़र आ रहा, कोई भी दवाइयों से, किसी चीज़ से वो रिकवर नहीं हो रहा। उस केस में बजाय कि पेशेंट को लंबे टाइम डायलिसिस पे रखने के, जिसमें पेशेंट का एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, उसकी तबीयत भी कई बार सही नहीं रह पाती, उन पेशेंट्स को हम ऑफ़र करते हैं कि आप किडनी का ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जिससे एक नई किडनी, अपनी जो पुरानी जो भी खराब किडनी है वो तो शरीर में ही रह जाती है, एक नई किडनी जो परिवार के किसी सदस्य की किडनी हो सकती है, 2 में से 1 किडनी वो अपना डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और वो मरीज़ के शरीर में लग जाता है। इस किडनी की लग जाने के बाद जो ब्लड यूरिया हमें बार बार डायलिसिस के थ्रू फिल्टर करके निकालना पड़ रहा था, वो नई किडनी अपने आप फिल्टर कर लेती है, और पेशेंट का की ब्लड रिपोर्ट्स और उसके लक्षण जो हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। किडनी डोनेट कौन कर सकता है, कौन हो सकता है डोनेट? नहीं, वैसे तो मोटे मोटे तौर पे 2 तरह के डोनर्स होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं लाइव डोनर, मतलब कोई एक जीवित इंसान जो डोनेट करता है। एक होता है कैडावर डोनर, ऐसा कोई मरीज़ जो किसी एक्सीडेंट की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण उसकी या तो डेथ हो जाती है, या वो किसी तरह से उसके शरीर के अंग कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। उस हालत में उसके रिश्तेदार अगर तैयार होते हैं, उस मरणासन मरीज़ के बोल सकते हैं, वो अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जो कि किसी मरीज़ का उसके कारण भला हो सकता है। ये तो हमारे देश में वैसे काफ़ी कम होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के आते हैं डोनर जो कैडावर डोनर कहे जाते हैं। और जो लाइव डोनर होता है, जिसमें कि मरीज़ का ही कोई रिश्तेदार हो, फैमिली फ्रेंड हो, या परिवार का कोई क्लोज सदस्य हो, जो इच्छा से, स्वेच्छा से होना चाहिए, और वो अपनी 2 में से 1 किडनी दान करता है। उसमें हम दान करने से पहले ज़रूर उसके सारे टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, ताकि उसकी सेहत पे कहीं पे भी कोई हार्म ना हो, और वो 2 में से 1 किडनी अपनी रिलेटिव को दे सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट होता है जो किडनी डोनेशन का? किडनी डोनेशन वाले को तो जनरली एक हम पहले वैसे उसके सारे टेस्ट करते हैं, डोनर के टेस्ट होते हैं, जिससे हम ये श्योर हो ले चाहते हैं कि वो अगर किडनी डोनेट करे भी तो उसको कोई उस देने की वजह से कहीं कोई परेशानी ना हो। सिर्फ ये ज़रूर है कि हफ्ते 10 दिन के लिए उसको एक ऑपरेशन का एक कष्ट, जिसमें कोई भी एक आमतौर का, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, थोड़ी बहुत स्टिच रिलेटेड दर्द जरूर उस पेशेंट को होता है। उसके अलावा हफ्ते 10 दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद, वो ज़्यादातर अपनी लाइट वर्क ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, काम पे भी जा सकते हैं, कोई ऐसी उसकी परेशानी नहीं होती। और देने से पहले ज़रूर हम उनके सब टेस्ट, इंक्लूडिंग हार्ट के, किडनी की, लिवर की, और सब टेस्ट हम पहले करा चुके होते हैं, जिससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि उनको देने की वजह से कोई प्रॉब्लम आने वाले लाइफ में ना हो। डॉक्टर साहब, पोस्ट ट्रांसप्लांट जो किसी पेशेंट की लाइफ होती है वो कैसी, क्या क्वालिटी रहती है उसकी? मच बेटर देन जो है वो डायलिसिस की के लाइफ जैसी भी रहती है पेशेंट की, उससे काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर दे पाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। उसकी वजह यह है कि डायलिसिस में जो पेशेंट को बार बार 2 या 3 दिन पे हॉस्पिटल आना होता है, वो आना छूट जाता है। उसको कोई इंजेक्शंस वगैरह की दिक्कत सब बंद हो जाती है, उसको दवाइयाँ ज़रूर खानी पड़ती हैं, और लाइफ स्पैन भी एवरेज में बात करते हैं हम लोग तो 10-12 साल तक,
लेकिन कुछ मरीजों का ज़रूर 15, 20 या 25 साल तक भी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो चल जाती है और उनकी लाइफ इस तरह से हम काफ़ी हद तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और वो जो भी टाइम होता है वो अपने काम पे भी जा सकते हैं। और शुरू के 3-4 महीने में ज़रूर कुछ परहेज, इन्फेक्शन रिलेटेड और दवाइयों का ज़्यादा रखना पड़ता है, बट उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल एक इंसान की तरह उनकी सारी दिनचर्या आने वाले समय में हो जाती है। और लाइफ स्पैन जैसे मैंने बताया एवरेज में 10-12 साल ज़रूर हो जाती है। ये एवरेज है, लेकिन कुछ लोगों का ज़रूर 20 साल 25 साल ऐसे भी पेशेंट हमारे फॉलोअप में होते हैं जो दिखा रहे होते हैं। किडनी डैमेज ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन कोई ले सकता है आम आदमी? ये जो सवाल आपने पूछा इसमें एक तो है कि जिनको हम सोच रहे होते हैं कि ऐसे मरीज जिनके परिवार में कोई सदस्य है जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको शुगर है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जो बार बार दवाइयाँ भी दर्द की खाते हैं, उनको थोड़ा सा स्पेशल प्रिकॉशन इन द सेंस कि उनको टेस्ट बीच बीच में इस तरह से वर्कअप फॉलोअप में रहना चाहिए जिससे वो जान सकें कि उनकी किडनी में इनिशियल फेज का कोई डैमेज तो नहीं है। जब इस तरह का होता है या कोई एक ऐसा भी हो सकता है जिसके इस परिवार में या जान पहचान में या किसी को भी किडनी की बीमारी नहीं है, उनके केस में भी एक तो ये होता है कि शुरुआती फेज में पानी की मात्रा अच्छी ले, बहुत कम ना लें ताकि उनकी कोई स्टोन बनने की प्रक्रिया ना हो, उनको इन्फेक्शन बार बार ना हो। उसके अलावा जब कभी उनको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी डिटेक्ट हो तो उसको सही समय पे अच्छे से कंट्रोल करें। और 6 महीने से लेकर साल भर में जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है उनको ज़रूर किडनी से रिलेटेड भी टेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होंगे वो डॉक्टर के कहने पे वो करा लेना चाहिए। जहाँ पे शुरुआती अगर ये लक्षण आते हैं तो उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जा सकती हैं ताकि उसकी बीमारी को हम रिवर्ट कर सकें, मतलब नॉर्मल की तरफ ले जा सकें। दर्द की दवाई इनको आमतौर पे जो बगैर पूछे दर्द की दवाई खुद से खा लेते हैं उनको काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम देखने को आई है। शुगर का कंट्रोल इसलिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जिनको बीपी की बीमारी उनको ज़रूरी है। उसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं जिनमें खास करके दर्द की दवाइयाँ हैं वो अवॉइड करना चाहिए उनको। और सारा चीज़ एक बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग वगैरह है वो इनको अवॉइड करना चाहिए। जिस पेशेंट को थोड़ी बहुत भी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई है, वज़न इनको चाहिए कि आइडियली अपने एक आइडियल बॉडी वेट की तरफ, ना कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ये जिसको पुरानी किडनी डिजीज हो उसको क्या खाना चाहिए, कितना हेल्दी क्या चीज़ें खा सकते हैं, न्यूट्रिशन? जो पेशेंट इनिशियल फेज में जिनको किडनी की बीमारी अभी शुरुआती फेज में है उनको तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक तो ब्लड प्रेशर और शुगर वो बैलेंस डाइट, उसके हिसाब से उनको डाइट चार्ट भी दिया जाता है ताकि अपना शुगर और बीपी वो कंट्रोल रख सकें। उनको नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए, तली हुई चीज़ों की मात्रा कम लेनी चाहिए। अगर सूजन आनी शुरू हो गई है या किडनी की फंक्शन 30% या उससे कम हो चुकी है तो फ्लूइड का या वाटर जिसको बोल सकते हैं उसका रेस्ट्रिक्शन एक तो ये भी ज़रूरी है। उसके अलावा इन पेशेंट्स को दर्द की दवाइयाँ वगैरह नहीं खानी है। डाइट में प्रोटीन, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ले रहा हो वहाँ पे थोड़ी सी प्रोटीन की रेस्ट्रिक्शन बताई जाती है। वो इसलिए, लेकिन हमारे यहाँ जो वेजिटेरियन मेनली खाना खा रहे हैं, जो शाकाहारी हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन नहीं बताते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली मांसाहारी खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन बताई जाती है, नमक और एक्स्ट्रा फ्लूइड के अलावा। ये रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है पेशेंट। थैंक यू डॉक्टर।